मैं आशीष राजपुरोहित। वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लेबर असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हम कक्षा 12th एग्रीकल्चर के लिए पर्टिकुलर एक टॉपिक जिसका नाम है एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान पढ़ रहे हैं। हमने इसके 2 भाग डिस्कस कर लिए हैं। आज हम इसका भाग नंबर 3 डिस्कस करेंगे। यदि मैं पिछले 2 भागों की बात करूं तो 2 भागों में हमने सस्य विज्ञान के बारे में जाना कि सस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी की डेफिनेशन क्या होती है, किन किन शब्दों से मिलकर बना होता है, और इसके बाद हमने जाना कि एग्रोनॉमी की आवश्यकता किन किन क्षेत्रों में होती है। यहाँ तक हमने मोटा मोटा सा पढ़ लिया था और लास्ट लेक्चर में लास्ट हेडिंग मैंने आपको डलवाई थी मृदा उर्वरता, जिसमें हमने परिभाषा यानी डेफिनेशन लिख ली थी और लास्ट में मैंने आपको पॉइंट लिखवाया था कि मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक। तो आज हम उन फैक्टर के बारे में, आज उन कारकों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो, हमने लास्ट लेक्चर में एक हेडिंग डाला था मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक। को प्रभावित करने वाले कारक। यानी हम फैक्टर के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से कारक है जो मृदा की उर्वरता या उपजाऊता को डिसाइड करते हैं या प्रभावित करते हैं। चलो, इसमें आप एक ए नंबर हेडिंग डालो जिसमें आप लिख लो प्राकृतिक कारक यानी नेचुरल फैक्टर। प्राकृतिक कारक कौन कौन से होते हैं जो मृदा की उर्वरता को प्रभावित करते हैं। चलो, इसमें आप प्राकृतिक कारक में आगे डैश करके लिखो, आप इसमें डैश करके लिखो ये वे कारक हैं जो मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। ये वे कारक हैं जो मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। लिख लिया। यानी प्राकृतिक कारक में अधिकांश ऐसे कारक है जो मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं कि मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है। जो फैक्टर होते हैं वो प्राकृतिक कारक। वैसे आपको पता है कि मृदा का निर्माण बड़ी बड़ी चट्टानों के अपक्षय या टूटने के कारण होता है। चलो, ये लिख लिया। ये वे कारक है जो मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन में लिखो ये कारक निम्नलिखित हैं। ये कारक निम्नलिखित हैं। ये कारक निम्नलिखित हैं। चलो, इसमें से आप 1 नंबर पॉइंट डालो। यानी हम प्राकृतिक कारक में पहला कारक पढ़ रहे हैं। 1 नंबर हेडिंग डालो, लिखो पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ यानी प्राकृतिक कारक में पहला कारक है पैतृक पदार्थ। चलो, इसमें लिखो, फिर मैं समझा रहा हूं आपको। लिखो मृदा की उर्वरता पैतृक पदार्थ पर निर्भर करती है। मृदा की उर्वरता पैतृक पदार्थ पर निर्भर करती है। पैतृक पदार्थ पर निर्भर करती है। खड़ी पाई लगाकर आगे लिखो। खड़ी पाई लगाकर आगे लिखो यदि पैतृक पदार्थ में पौधों के पोषक तत्व, यदि पैतृक पदार्थ में पौधों के पोषक तत्व अधिक हैं तो उनसे निर्मित मृदाएं प्राय उपजाऊ होती हैं। खड़ी पाई लगाकर लिखी
खड़ी पाई लगाकर लिखिए। लिखो, अम्लीय अम्लीय आग्नेय चट्टानों, अम्लीय आग्नेय चट्टानों और बालू पत्थर के अपक्षय द्वारा बलुई मिट्टी का, अपक्षय द्वारा बलुई मृदा का, ऐसे लिखो, अपक्षय द्वारा बलुई मृदाओं का निर्माण होता है। इनमें क्षार की मात्रा कम पाई जाती है एवं इन मृदाओं की उर्वरता अपेक्षाकृत कम होती है। खड़ी पाई लगाकर नई वाली लाइन में लिखो, क्षारीय और अवसादी चट्टानों के अपक्षय से भारी मृदाओं का निर्माण होता है जिनमें क्षार की मात्रा अधिक पाई जाती है एवं इन मृदाओं की उर्वरता भी अधिक होती है चलो, लिख लिया आपने। एक बड़ा सा पैराग्राफ टाइप लिखवाया मैंने, आप इसको 15-20 सेकंड में रिपीट कर लो, फिर मैं इन पॉइंट को समझा रहा हूं। चलो आप रिपीट करो, पढ़ो इनको, पैतृक पदार्थों को पढ़ो आप। अब आ जाओ बोर्ड के ऊपर। देखो, मैंने मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारकों में फर्स्ट कारक है प्राकृतिक कारक या नेचुरल फैक्टर, ये लिखवाया। प्राकृतिक कारक अधिकांश वे होते जो मृदा का निर्माण करते हैं, जिसमें से पहला हमने पढ़ा पैतृक कारक या पैतृक पदार्थ। पहला जो हेडिंग था वो था पैतृक पदार्थ, यानी मृदा का निर्माण किन किन पैतृक पदार्थों से हुआ है, उसके आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि मृदा उर्वरक ज्यादा होगी या कम होगी। देखो मैंने क्या लिखाया, मृदा की उर्वरता पैतृक पदार्थ पर निर्भर करती है, यानी जिस पदार्थ से मिलकर वो मृदा बनी है उस पदार्थ पर मृदा की उर्वरता निर्भर करती है। फिर आगे लिखवाया, यदि पैतृक पदार्थ में पौधों के पोषक तत्व अधिक है तो उनसे निर्मित मृदाएं प्राय उपजाऊ होती है, यानी जिन पदार्थों से जो मृदा बनी है उन पदार्थों के अंदर यदि पोषक तत्व, हमने 11th में पढ़े थे पोषक तत्व जो पौधे की ग्रोथ के लिए या वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। मैंने आपको 11th में बताया था कि पोषक तत्व वास्तविकता में कुछ होते मुख्य पोषक तत्व, वो होते जो पौधे की जीवन क्रिया को प्रभावित करते हैं, उनके बिना पौधा अपना जीवन यापन पूर्ण नहीं कर सकता, जनन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता। जो पोषक तत्वों की कमी को सिर्फ वही पोषक तत्व
पूरी कर सकता है, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। हमने पढ़ा था मुख्य पोषक तत्व क्या है क्या नहीं, आप देख लेना एक बार। अब देखो इसमें क्या है, मैं वापस रिपीट कर रहता हूँ। यदि पैतृक पदार्थ में पौधे के पोषक तत्व अधिक है तो उनसे निर्मित मृदा प्राय उपजाऊ होगी। सिंपली बात है, जिन पदार्थ से जो मृदा बनी है उन पदार्थों में यदि पोषक तत्व प्राय सही मात्रा में या अधिक है तो मृदा क्या होगी, उपजाऊ होगी। फिर मैंने लिखा है अम्लीय आग्नेय चट्टानों, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत ध्यान रखना आप, क्या भरोसा पूछा जाए, मतलब देखो अम्लीय आग्नेय चट्टानों, ये लिख लो आप, पहले मैं समझा देता हूं फिर लिख लेना। देखो अम्लीय आग्नेय चट्टानों प्लस बालू पत्थर, प्लस बालू पत्थर। सिंपली बात है, आग्नेय चट्टान का प्रकार है, पत्थर का एक प्रकार है बालू। यदि आग्नेय चट्टान है जो कैसी है, अम्लीय, कैसी है, अम्लीय, यानी उसके अंदर अम्ल की मात्रा ज्यादा है, और इसके साथ है बालू पत्थर, क्या है, बालू पत्थर। तो यदि अम्लीय आग्नेय चट्टान और बालू पत्थर के अपक्षय द्वारा जिस मृदा का निर्माण होता है वो मृदा होती है बलुई मृदा या बालू रेत, नाम तो सुना है, तो वो होती है बलुई मृदा। वो क्या होती है, बलुई मृदा। यदि आपको पूछा जाए कि बलुई मृदा का निर्माण किसके द्वारा होता है तो आग्नेय चट्टानों और बालू पत्थर, बालू पत्थर और आग्नेय चट्टानों से बलुई मृदा का निर्माण होता है, बलुई मृदा का निर्माण होता है। और इसमें क्षार की मात्रा कम पाई जाती है, क्योंकि आग्नेय चट्टान अपने आप में क्या है, आग्नेय चट्टान अपने आप में क्या, अम्लीय है, अम्लीय है, तो मतलब इस मृदा के अंदर क्षार की मात्रा, इस मृदा के अंदर क्षार की मात्रा कम होती है, कम पाई जाती है, कम पाई जाती है, कम पाई जाती है। यानी यदि आग्नेय चट्टान में अम्लीय पदार्थ की मात्रा अधिक है तो वो अम्लीय आग्नेय चट्टान हो जाएगी, प्लस बालू पत्थर, ये दोनों मिलकर बनाते हैं बलुई मृदा को, और इस बलुई मृदा में क्षार की मात्रा कम पाई जाती है, क्षार की मात्रा कम पाई जाती है। और जिस मृदा के अंदर क्षार की मात्रा कम होती है वो मृदा तुलनात्मक कम उपजाऊ होती है। फिर मैंने आगे लिखा यार कि, वापस रिपीट करता हूं, अम्लीय आग्नेय चट्टानों और बालू पत्थर के अपक्षय द्वारा बलुई मृदाओं का निर्माण होता है। इनमें क्षार की मात्रा कम पाई जाती है और इन मृदाओं की उर्वरता अपेक्षाकृत कम होती है। तो आप लिख सकते हो कि जो उपजाऊपन या उर्वरता, जो उर्वरता है वो क्या है, कम। यानी जिन मृदा के अंदर, जिन मृदा के अंदर क्षारीय पदार्थ की मात्रा, जिन मृदाओं के अंदर क्षारीय पदार्थ की मात्रा अधिक है वो मृदा उपजाऊ होगी, और जिन पदार्थों में या जिन पदार्थों से मिलकर जो मृदा बनी है उसमें क्षारीय पदार्थों की मात्रा कम है तो वो मृदा कम उपजाऊ होगी। तो ये कॉन्सेप्ट लिख लो, आपको यहाँ पर मेन चीज पकड़ने लायक है, क्षार की मात्रा कम है तो उस मृदा की उर्वरता भी कम है, तो ये लिख लो आप। फिर मैं और आगे वाला जो पॉइंट है वो लिखवा रहा हूं, या इससे आगे वाली जो लाइनिंग है वो ये लिख लो। समझ में आया आपको? चलो लिख लिया। अब आगे आप लिखो, अब आगे आप लिखो, लिखो क्या, जो मैंने पॉइंट लिखा है वो समझा रहा हूं। चलो मैंने आगे और लिखवाया, क्षारीय और अवसादी चट्टानों के अपक्षय से भारी मृदा का निर्माण होता है। यानी कुछ ऐसी चट्टानें जिनमें क्षारीय पदार्थों की मात्रा अधिक है, उन चट्टानों के अपक्षय से, अपक्षय का तात्पर्य होता है उनका टूटना। वैसे इतना तो आपको बेसिक नॉलेज होगा कि जो मृदा या धूल का निर्माण बड़ी बड़ी चट्टानों के अपक्षय या टूटने से होता है। तो अपक्षय से भारी मृदाओं का निर्माण होता है जिनमें क्षार की मात्रा अधिक पाई जाती है। और अभी मैंने बताया कि जिन मृदाओं में क्षार की मात्रा अधिक होती है वो मृदाएं अधिक उपजाऊ होती है। और आगे लिखा है इन मृदाओं की उर्वरता भी
अधिक होती है। ये पहला था पैतृक पदार्थ, जो प्राकृतिक कारक का पहला पॉइंट आया समझ में। चलो अब आप सेकंड पॉइंट डालो। सेकंड पॉइंट आप लिखो स्थलाकृति। सेकंड पॉइंट, पहला हमने पढ़ लिया पैतृक पदार्थ, सेकंड पॉइंट आप हेडिंग डालो स्थलाकृति। चलो मैं लिख रहा हूं इसमें सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में आप लिखो स्थलाकृति, दिख तो रहा है। सेकंड पॉइंट में आप लिखो स्थलाकृति, या इंग्लिश में बोलते हुए हम टोपोग्राफी। तो ये हेडिंग डालो स्थलाकृति, उसमें डेश करके लिखो, मैं कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा फिर समझाऊंगा। चलो लिखो स्थलाकृति में लिखो आप ढालू पहाड़ी क्षेत्रों की, ढालू यानी ढाल समान, ढालू पहाड़ी क्षेत्रों की मृदाए अपक्षालन, मृदाए अपक्षालन, मृदाए अपक्षालन एवं मृदाक्षरण के कारण, एवं मृदाक्षरण के कारण कम उपजाऊ होती हैं, कम उपजाऊ होती हैं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ढालू पहाड़ी क्षेत्रों की मृदाएं अपक्षालन एवं मृदाक्षरण के कारण कम उपजाऊ होती हैं, कम उपजाऊ होती हैं। खड़ी पाई लगाकर आगे लिखो, खड़ी पाई लगाकर आगे लिखो निचले भागों की, निचले भागों की मृदाओं में, मृदाओं में, निचले भागों की मृदाओं में ऊंचे स्थानों की, ऊंचे स्थानों की मृदाओं के, ऊंचे स्थानों की मृदाओं के पोषक तत्व एवं, पोषक तत्व एवं कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ पानी के साथ बहकर, पानी के साथ बहकर एकत्रित हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। इसलिए ये मृदाएं, इसलिए ये मृदाएं अधिक उपजाऊ होती हैं, अधिक उपजाऊ होती हैं, अधिक उपजाऊ होती हैं। खड़ी पाई लगा लिखो अतः, अतः, खड़ी पाई लगा के लिखो अतः पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचे स्थानों की तुलना में, ऊंचे स्थानों की तुलना में नीचे वाले स्थानों की मृदा, नीचे वाले स्थानों की मृदा अधिक उर्वरता युक्त, अधिक उर्वरता युक्त होगी, होगी। ये पॉइंट लिख लिया। ये था सेकंड पॉइंट यानी स्थलाकृति। अब इस पॉइंट को आप रिपीट करो, मैं समझा रहा हूं। चलो इस पॉइंट को आप रिपीट करो, इस पॉइंट को पढ़ो आप, जो सेकंड मैंने लिखवाया, फिर मैं इस पॉइंट को समझा रहा हूं, समझा रहा हूं। चलो पढ़ लिया आपने। अब आ जाओ बोर्ड के ऊपर, अब आ जाओ बोर्ड के ऊपर। देखो सेकंड पॉइंट मैंने आपको लिखवाया है स्थलाकृति।
स्थलाकृति। देखो पॉइंट से सिंपली दिख रहा है कि बोलना क्या चाह रहा है। स्थल यानी जगह, कृति यानी उसकी आकृति, यानी मृदा की उर्वरता उस मृदा की स्ट्रक्चर पर भी निर्भर करती है, उस मृदा की संरचना पर भी निर्भर करती है। मैं यदि बेसिकली बात करूं कि मेरा खेत एक पहाड़ी क्षेत्र पर है, यानी ऐसे है, एक पहाड़ी क्षेत्र पर है मेरा खेत, यदि पहाड़ी क्षेत्र पर है तो उस पहाड़ी क्षेत्र के ऊपर वाले भाग और नीचे वाले भाग की मैं तुलना करूं तो किसकी उर्वरता ज़्यादा होगी, यदि ज़्यादा होती है तो उसका कारण क्या है, वो हम इस पॉइंट के अंदर समझेंगे। देखो इसमें मैंने आपको लिखा है ढालू पहाड़ी क्षेत्रों की मृदाएं अपक्षालन एवं मृदा क्षरण के कारण कम उपजाऊ होती। दो शब्द है, एक है अपक्षालन और दूसरा शब्द है मृदा क्षरण, मृदा क्षरण या क्षरण। मैं आशा करता हूं आपने यही लिखा होगा, अपक्षालन एवं मृदा क्षरण। देखो अब ये दो पॉइंट मैं पहले समझा दे रहा हूं, ये क्या बोल रहे हैं। देखो अपक्षालन का मतलब होता है, अपक्षालन का मतलब होता है कि मृदा में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का छिर छिर कर या छन छन कर नीचे दब जाना। अपक्षालन का तात्पर्य है कि मृदा में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का या मृदा में पाए जाने वाले पानी का रिस रिस कर या छन छन कर नीचे चले जाना, यानी गहरे में, वो है अपक्षालन। मृदा क्षरण का तात्पर्य है कि ऊपर वाले भाग में पाई जाने वाली मृदा का किसी प्राकृतिक कारक, भले पानी हो भले हवा हो, उसकी सहायता से वहां से उठकर नीचे वाली भाग की ओर आना, ये कहलाता है मृदा क्षरण। मृदा क्षरण यानी मृदा का नुकसान। ये दो पॉइंट है। अब देखो इसके बेसिस पर हम स्थलाकृति वाला प्रभाव पढ़ेंगे। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ढालू पहाड़ी क्षेत्रों, ये पहाड़ी क्षेत्र ढालू यानी ढलान लायक है ना। ढालू पहाड़ी क्षेत्रों की मृदाएं अपक्षालन एवं मृदा क्षरण के कारण कम उपजाऊ होती है, कम उपजाऊ होती है, यानी इनकी उर्वरता इतनी नहीं होती। फिर मैंने लिखाया निचले भागों की मृदाओं में, निचले भागों की मृदाओं में, यानी मैं एक ये पॉइंट पकड़ता हूं ऊपर वाला, एक मैं ये पॉइंट पकड़ता हूं नीचे वाला, दो पॉइंट। अब देखो तुलनात्मक बात कर रहा हूं, निचले भागों की मृदाओं में ऊंचे स्थानों की मृदाओं के पोषक तत्व एवं कार्बनिक पदार्थ पानी के साथ बहकर एकत्रित हो जाते हैं। देखो सिंपली बात है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, बारिश हुई, बारिश हुई मतलब यहां पर भी हो, सॉरी बारिश हुई मतलब पानी की बूंदे यहाँ पे आई, यहाँ और यहाँ पर भी आई, हाँ या ना। अब पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे ही पानी यहाँ पर गिरा तो ये पानी बह कर कहाँ आएगा, नीचे की ओर, हाँ या ना। और यदि यहाँ तक ये समाप्त हो जाती है पहाड़ी, तो इसका भाग तो लगभग या इसका जल तो लगभग यहीं रहेगा, ज़्यादा जाएगा नहीं। ये पहाड़ यहाँ ढलान ज़्यादा है तो इसका जल बह कर कहाँ आएगा, नीचे की ओर। इसका मतलब नीचे की ओर आने में क्या तात्पर्य, मैं वापस रिपीट करता हूँ, निचले भागों की मृदाओं में ऊंचे स्थानों की मृदाओं के पोषक तत्व एवं कार्बनिक पदार्थ पानी के साथ बहकर एकत्रित हो जाते हैं। यानी इस भाग का जो पानी है या इस भाग की मृदा में ऊपरी भाग में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते, वो इस पानी के साथ बहकर कहाँ आ जाते, नीचे की ओर। यानी ऊपर जो पोषक तत्व थे वो बहकर कहाँ आ गए, नीचे की ओर। तो नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर वो एकत्रित हो जाते हैं। अब यदि मैं इन दोनों की तुलना करूं तो इस वाले भाग के जो ऊपर वाले पोषक तत्व थे वो भी बहकर कहाँ आए, नीचे, नीचे वाले के पास खुद के थे ही थे। इसका मतलब अब मैं इन दोनों की तुलना करूं तो उर्वरता या उपजाऊपन ज्यादा किसका होगा, सेकंड वाले भाग का। क्यों होगा, क्योंकि सेकंड वाले भाग या नीचे वाले भाग में पोषक तत्वों की मात्रा तुलनात्मक ऊपर वाले भागों से ज्यादा है।
आया समझ में? यही था कार्बनिक पदार्थ की एकत्रित हो जाए। फिर आगे मैंने लिखवाया कि पहाड़ी क्षेत्रों की यदि हम तुलनात्मक बात करें तो ऊपर वाले भाग की तुलना में नीचे वाले भाग की मृदा अधिक उपजाऊ होगी। ये था सेकंड पॉइंट, स्थलाकृति। आया समझ में? ऐसे और पॉइंट है, हम धीरे धीरे लेकर आगे बढ़ते जाएंगे। आप चीज को पूर्ण रूप से समझने की कोशिश किया करो। ये चीजें 12th में वापस आएगी, भले मैं 12th में पढ़ा हूँ या XYZ अदर कोई टीचर आए, मतलब 12th में इसलिए बोल रहा हूँ कि जो 11th के बच्चे अब ये चीजें देख रहे हैं, भले मेरे से पढ़ने वाले रेगुलर या कुछ ऐसे है स्टूडेंट जो कहीं और से पढ़ते हो, या चलो गर्मियों की छुट्टियां आ गई उस दौरान किसी का मन हुआ चलो इस दौरान अपन अपना एग्रीकल्चर तैयार करें, तो उनके लिए भी चीज़ है कि आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश किया करो। रट्टा मारना नहीं है, एक एक पॉइंट अपने आप में समझने लायक है और कॉन्सेप्ट बिल्ड करते जाओ, यानी चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल दिमाग के अंदर बिठाओ, रटू तोते मत बनो। चलो, प्राकृतिक कारक में सेकंड हमने पढ़ लिया स्थलाकृति। थर्ड पॉइंट आप हेडिंग डालो। प्राकृतिक कारक में बहुत सारे कारक है, इसमें थर्ड नंबर आप हेडिंग डालो। थर्ड नंबर आप हेडिंग डालो और लिखो मृदा आयु। मृदा आयु यानी मृदा की उम्र। उम्र का मतलब एक ऐसी मृदा है, चलो देखो मृदा आयु थर्ड नंबर पॉइंट है। मृदा आयु का तात्पर्य ये है कि एक मृदा ज्यादा पुरानी एक नई है। पुरानी का मतलब जो पुरानी वाली मृदा उसका निर्माण बहुत साल पहले छोटे छोटे पत्थरों या चट्टानों के अवशेष से हुआ, और नई मृदा का तात्पर्य है कि उस मृदा का निर्माण अभी या कुछ वर्ष पहले ही चट्टानों के अवशेष से हुआ। अब इन दोनों की तुलना करेंगे, जो पुरानी चट्टानों से या बहुत साल पहले अवशेष होकर उस मृदा का निर्माण हुआ है और एक अब हुआ है, उन दोनों की तुलना करें तो किसकी उर्वरता या उपजाऊपन ज्यादा होगा। यह है आपका थर्ड पॉइंट। तो इसमें आप लिखो मृदा आयु के साथ, मृदा आयु के साथ मृदा उर्वरता में कमी आ जाती है। मृदा उर्वरता में कमी आ जाती है, बस इतना ही लिखना। यानी जैसे जैसे मृदा की आयु बढ़ेगी तो उस मृदा की उर्वरता कम होगी। सिंपली बात है, कैसे क्या क्या नहीं। अब देखो मैं एग्जांपल दे देता हूं। मृदा आयु को मैं कह रहा हूं एक ए है एक बी है। इस मृदा ए मृदा और बी मृदा, ए वाली मृदा का निर्माण हुआ है लगभग 700 साल पहले और बी वाली मृदा का निर्माण हुआ 200 साल पहले। अब इन दोनों में देखें तो उम्र ज्यादा किसकी है? इसकी उम्र ज्यादा है, और ए वाली मृदा बी से तुलनात्मक 500 वर्ष बड़ी है। 500 वर्ष बड़ी है। अब देखो 700 साल वाली मृदा है, इसके ऊपर भी कृषि हुई, खेती बाड़ी हुई। अब इसके अंदर जितने प्राकृतिक रूप से जो फैक्टर थे या पोषक तत्व थे वो धीरे धीरे वहां पर बोई गई फसल ने लेना शुरू किए, यानी उस फसल ने लेना शुरू किए तो इसमें पोषक तत्वों की कमी आने लगी। अब इसमें भी वही चीज है, पोषक तत्वों की कमी तो इसमें भी आ रही है यदि हम फसल कर रहे हैं, लेकिन तुलनात्मक देखें तो इस मृदा में ज्यादा बार फसल की गई होगी या फसल बोई होगी, इसमें कम बोई होगी। तो तुलनात्मक देखें जिसमें ज्यादा बोई हुई होगी तो उसमें पोषक तत्व ज्यादा गए होंगे, इसमें कम गए होंगे। यानी जिस मृदा की आयु अधिक है तो उसकी उर्वरता या उपजाऊपन कम होता है। आया समझ में? चलो 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट आप हेडिंग डालो। चौथा पॉइंट आप इसमें हेडिंग डालो जलवायु। जलवायु क्लाइमेट। वैसे आपको पता है जलवायु क्या होता है, 11th में आपने पूर्ण रूप से पढ़ा है। मृदा की उर्वरता को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारकों में चौथा है जलवायु, इसका प्राकृतिक कारक। इस कारक के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना खूब है। जय हिंद, धन्यवाद। और मैं पूर्ण रूप से कहता हूं कि आज से आगे जितनी भी क्लासें आएगी वो रेगुलर आएगी, और मेरी पहली टेंडेंसी यही रहेगी कि आपके लिए ही मैं क्लास बढ़ाऊं। चलो बढ़िया मेहनत करो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। आज के लिए इतना खूब है। जय हिंद, धन्यवाद।
अपने स्वास्थ्य को भी बना के रखो।